नमस्ते चिल्ड्रन। आपको आज मैंने कुछ कल जो व्याकरण संबंधी बताई थी कि उसमें कारक चिन्ह का एक क्वेश्चन आता है आपको पार्ट बी में। एक या दो क्वेश्चन रहते हैं, उसमें आपको वो कारक चिन्ह का नाम बताना है। ऑलरेडी वहाँ पर रहता है, वहाँ पर वो रहता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन उसमें से आपको चॉइस करके बताना है। तो कारक चिन्ह के कौन सा कारक चिन्ह क्या नाम से जाना जाता है। ऐसे हमारे हिंदी के अंदर कारक चिन्ह 8 होते हैं और उस 8 में 8 के नाम में कौन सा शब्द कौन सा कारक चिन्ह के नाम से है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे पहला है कर्ता कारक, जो शब्द में ने आता है तो उसे हम कर्ता कारक कह सकते हैं। दूसरा है कर्म कारक, को अगर आया तो कर्म कारक है। आगे आप लोग देखिए, कभी कभी वाक्य के ऊपर भी प्रधान है कि को और कर्म कारक भी होता है और संप्रदाय कारक भी होता है। देखेंगे हम आगे से। तीसरा है से, के, द्वारा। ये 3 शब्द जिसमें आ गया, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि राम से रावण छोटा है, से आया, से कौन सा कारक है बताइए, तो आपका आंसर होना चाहिए ये करण कारक। ने, से, के और द्वारा। राम के द्वारा रावण मारा गया, द्वारा शब्द कौन सा कारक चिन्ह है, तो भी आपको लिखना है करण कारक। तो देखिए, कर्म कारण में को और करण कारक में से, के, द्वारा 3 आते हैं, से, के और द्वारा। अब संप्रदान कारक के लिए देखिए, के लिए और को, यहाँ पर वापस को आया, कर्म कारण भी आया, ऊपर कर्म कारण को भी को आया और संप्रदान कारक को के लिए भी के लिए या को। उसके लिए जो आया तो उसको संप्रदान कारण लिखना। अपादान कारक, अपादान कारण में फिर से यहाँ पर से आ गया, करण कारण में भी से आया, अपादान कारण में भी से आया। संबंध कारण में भी का, के, की, ये उसका भाई है, ये उसके पिताजी है, वह उसकी बहन है। इसमें का, के, की जो भी आया, जिसके द्वारा किसका संबंध मालूम होता है, उसे क्या कहते हैं, कारक चिन्ह। उसमें कौन सा कारक चिन्ह कहते हैं, संबंध कारक। यानी जिस शब्द से उसका संबंध जुड़ रहा है, उसके बिना वो अधूरा है, तो उस शब्द को उस समय का, के, की आया तो क्या लिखना है आपको, संबंध कारक। अधिकरण कारक में और पर, अधिकरण कारक में और पर, ये क्यों, जैसे राम बगीचे में टहल रहा है, सीता पेड़ पर बैठी है, यानी यहाँ पर क्या है, अधिकरण, उसके द्वारा साथ उसके साथ संबंध है, इसीलिए में और पर। और संबोधन कारण में सबसे आराम है जहाँ आश्चर्यवाचक चिन्ह आ जाता है, हे, अरे, अजी, ओह, ये शब्द आता है तो वो कारक कौन सा होता है, संबोधक कारक। तो इस तरह से आपको, जैसे आपको देखिए यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ बताती हूँ मैं। राम ने चिड़िया को प्यार से रखा। अब देखिए यहाँ पर आप राम ने, अपने कौन सा आ गया, कर्ता को, और कारक कौन सा आ गया, कर्म कारक, और से कौन सा आ गया, करण कारक। ये तीनों भी ऐसे पहले जुड़े, इसलिए चिड़िया को देखने के लिए, अब के देखने के लिए, ये कौन सा हो गया हमारे पास, के लिए, दूर, चिड़िया को के लिए, देखने के लिए। अब यहाँ पर के लिए ये संप्रदान कारक, और दूर से आते हैं से अपादान कारक आ गया।
चिड़िया का मधुर गान सबको भाता था। ये का, के और की, ये सब कौन सा हो गया आपके लिए? संबंध कारक, यानी उसका गाना, गाने से उसका संबंध है, इसीलिए वो कारक वो आया। ये संगीत सुनकर सोचते हैं कि हे चिड़िया, तुम कितना मधुर गाती हो। अब हे आपको मैंने पहले बताया था कि जहाँ पर आश्चर्यवाचक होता है वहां पर हमको हे चिड़िया क्या बिंदु विस्मयादि बोधक, तो वह है संबोधक कारक। इस तरह रेखांकित शब्दों में एक शब्द से दूसरे शब्द का संबंध जोड़ते हैं। इस तरह संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक किसे कहते हैं ये भी समझते हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम जो शब्दों को जोड़ता है उसका उसका संबंध बताता है, यह उसकी बहन है। अब इसमें की आया तो की कौन सा कारक होना है आपके बताया समझ में आया चाहिए कि संबंध कारक, संबंध बता रहा है, ये उसकी बहन है। ऐसे अरे तुम कब आए, अरे के आगे चिन्ह लगा है तो ये है संबोधक कारक जहाँ आश्चर्यवाचक होता है। और अधिकरण में पेड़ पर बंदर बैठा है, पर कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। इस तरह से आपने 8 कारकों का ध्यान रखे। ये जो क्वेश्चन आपको आएगा वह आंसर भी आपको रहेगा, लेकिन उन 4 आंसरों में भी आपको एक आंसर ढूंढना है, तभी आपका आंसर सही होगा, नहीं तो नहीं। इसीलिए कारक चिन्ह को भी आप अपने ध्यान में रखिए, समझिए और बोलिए। अब यहाँ पर एक बार आपको बताया गया है कि व्याकरण की दृष्टि से कि काल, अब काल कितने होते हैं हमारे पास? आपको बताया गया है कि काल होते हैं 3। ऐसे तो काल होते हैं 3, जिसमें एक काम हो चुका, दूसरे में काम चल रहा, तीसरे में काम होने वाला है। अब इसमें भी कभी कभी क्या होते हैं, भेद होते हैं इसके। अब देखो पहला भूतकाल है, भूतकाल के अंदर भी हमारे पास यहाँ पर 4 6 इसके भेद बताए। भूतकाल के भी भूतकाल ही है लेकिन उसमें थोड़ी रचना अलग है। देखिए तो सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल के 6 भेद है। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, अपूर्ण भूत, हेतु हेतु मत भूत। अब इसके उदाहरण देखिए आप लोग कैसे, ध्यान से सुनिए। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, ये सामान्य भूतकाल, ओवर, खत्म हो गया उसका, पढ़ी बोल तो। आसन्न भूतकाल, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, यानी पढ़ी है, अभी भी उसमें क्या है, उस पढ़ने में वो आसक्त है, इसीलिए उसको आता है। पूर्ण भूत, लड़के ने पुस्तक पढ़ी थी, हो गया, थी बोला तो उसका काम चैप्टर पूरा खत्म हो गया, इसीलिए उसको पूर्ण भूतकाल बोलते हैं। संदिग्ध भूतकाल, लड़के ने पुस्तक पढ़ी होंगी, यानी इसमें हमको क्या है, संदेह है। पढ़ी होंगी, होंगी आ गया, भूतकाल हो गया, लेकिन संदेह है फिर भी, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, संदिग्ध भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, लड़का पुस्तक पढ़ रहा था आया, रहा था, इसमें यह पूरा भूतकाल भी नहीं हुआ और नहीं वर्तमान काल है, इसीलिए यह है अपूर्ण भूतकाल। और हेतु हेतु मत भूत, लड़कियों को पुस्तक मिलती तो पढ़ता, तो पढ़ता, मिलती यानी समय हो गया, खत्म हो गया काल में, अभी नहीं है, मिलती तो पढ़ता, तो इसीलिए इसको हेतु हेतु मत भूतकाल बोलते हैं। ऐसे हमारे पास क्वेश्चन कभी कभी आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन हमको एक बार इसका ध्यान रखना है। अब सामान्य भूतकाल में क्या है देखिए, थोड़ी परिभाषा को ध्यान लगा के सुनिए। क्रिया का जो रूप बीते समय का सामान्य बोध कराता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। कितना शॉर्ट है, जो बीते समय का जानकारी देता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे राम ने भोजन किया, मतलब हो गया काम, बीते हुए समय का बोध करा रहा है वो। और लड़के ने पुस्तक पढ़ी, ये उदाहरण इसको क्या कहेंगे हम लोग, सामान्य भूतकाल। राम ने भोजन किया, लड़के ने पुस्तक पढ़ी।
पढ़ी और किया ये भी भूतकाल है, लेकिन अभी इसमें क्या है, सामान्य भूतकाल, या जो पूरे समय का बोध कराता है कि उसका कार्य क्या हो गया है, खत्म हो गया। इसीलिए इसको कौन सा काल कहेंगे, कौन सा सामान्य भूतकाल। अब आसन्न भूतकाल क्रिया का जो रूप निकट में समाप्त हुआ व्यापार का बोध करता है, वो क्या है कि उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे क्रिया का जो रूप निकट में समाप्त हुआ, अभी अभी समाप्त हुआ, समाप्त हो गया, लेकिन तो उस व्यापार को बोध को आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे सीता ने पाठ पढ़ा है, मतलब अभी पढ़ रही नहीं है, पढ़ा है, अभी अभी हुआ, इसलिए है आया उसमें, सीता ने पाठ पढ़ा है, इसलिए कौन सा हो गया, आसन्न भूतकाल। राम ने पुस्तक पढ़ी है, यानी पढ़ी है, पढ़ रहा बोले तो क्या होगा, वर्तमान काल आ जाएगा। पढ़ी है, पढ़ी का शब्द ही बता रहा है कि ये भूतकाल है, लेकिन ये अभी अभी इसका काम पूरा हुआ है। पूर्ण भूतकाल क्रिया का वह रूप जिससे यह मालूम हो कि व्यापार बहुत समय पहले ही पूरा हो चुका है, पूर्ण भूतकाल कहलाता है। जैसे मैं चेन्नई गई थी, और इस समय हो गया, इसका काम पूर्ण हो गया और बहुत पहले हो चुका है, तो उसे कहते हैं पूर्ण भूतकाल। जैसे क्रिया का यह रूप जिससे यह मालूम हो कि व्यापार बहुत समय पहले पूरा हो चुका है, पूर्ण भूतकाल कहता है। उदाहरण के लिए आपको, रवि ने पाठ पढ़ा था, लड़के ने पुस्तक पढ़ी थी का अर्थ इसका पूर्ण काम हो चुका है, इसमें कोई अधूरा नहीं है। संदिग्ध भूतकाल क्रिया के जिस रूप से भूतकालिक व्यापार के होने में संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध भूतकाल, संदेह, जिस वाक्य के अंदर डाउट है, संदेह है, वो भी भूतकाल में आता है। जैसे कि उदाहरण आपको देखिए, राम ने पाठ पढ़ा होगा, डाउट है, पढ़ा होगा, जिसमें हमको शंका आ रही है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी होंगी, क्रिया हुई या नहीं बात की बात है, लेकिन उसमें हमको क्या आ रहा है, यानी होंगी शब्द ही हमारा भूतकाल है, लेकिन होंगी, पढ़ी होंगी, यानी इसमें भी हमको क्या आ रही है, शंका है, इसीलिए इसको कौन सा काल कहेंगे, संदिग्ध भूतकाल। अब इसके साथ में आपको अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल में क्या है, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में होने वाले कार्य की अपूर्णता प्रकट हो, काम तो हो रहा है लेकिन अभी तो पूरा नहीं हुआ। लड़की गाना गा रही थी, गा रही थी क्या है, अभी कार्य उसकी है, और थी यानी क्या हो गया कि वह पूरा हो गया, लेकिन अभी उसकी क्रिया उसकी चालू है, थी आने से ये वर्तमान काल, तो गा रही है आ गया, तो फिर वो वर्तमान काल हो जाता है। थी आया, इसीलिए ये क्या हो गया है, अपूर्ण भूतकाल हुआ है। लास्ट में हेतु, हेतु मद भूत, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य भूतकाल में होने वाला था पर किसी कारणवश नहीं हो सका। अब कभी हमको मालूम है ये कार्य तो कल पूरा होने वाला था, लेकिन कोई कार्य के कारण से ये कार्य पूरा नहीं हुआ, तो वैसे वाक्य को हेतु, हेतु मद भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, पिताजी आते तो हम जाते, यानी अभी क्या है इसमें, आते और जाते, और पिताजी आते। अब इस हमारे अंदर क्या है कि होने वाले कार्य में कुछ कारणवश नहीं हुआ, पिताजी आते तो मैं जाता, तो किसके कारण, पिताजी के कारण उनका जाना रुक गया, इसीलिए हेतु, हेतु मत भूतकाल, उसके कारण उसका जाना रुक गया। लड़के को पुस्तक मिलती तो पढ़ता, यानी कारण किसको बताया, पुस्तक नहीं मिली तो कहाँ से पढ़ेगा। तो ऐसे शब्दों को ये हमारे काल, भूतकाल के भेद है। कभी आपको ये भी क्वेश्चन आ जाए कि भूतकाल के कितने भेद है, तो आप बता सकते हो, सिर्फ आंसर में 5, 10, 12, 6 जो भी आपको आंसर में दिए, आप उसको 6 का आंसर को उसको सही कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए, वर्तमान काल में भी आपके पास में 3 भेद बताए इसमें।
जैसे भूतकाल के कितने भेद बताए? 6, वर्तमान काल के 3, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। अब सामान्य यानी लड़का पुस्तक पढ़ता है, सामान्य इजी है, वो पढ़ता है, अभी भी वो क्या कर रहा है? पढ़ता है। अपूर्ण भूतकाल लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, यानी अभी उसकी क्रिया क्या है? चालू है, इसीलिए उसको अपूर्ण वर्तमान बोलेंगे, पूरा नहीं हुआ। और संदिग्ध वर्तमान में लड़का पुस्तक पढ़ रहा होगा, या था, थी, होंगी शब्द नहीं आते हैं, लड़का पुस्तक पढ़ रहा होगा यानी डाउट। संदिग्ध यानी शंका, जिसमें हमको शंका है, शक है, उसको बोलते हैं संदिग्ध भूतकाल वर्तमान काल। इससे वर्तमान के कितने भेद हो गए? कभी ये क्वेश्चन भी आ जाए तो 3 भेद है। भूतकाल के कितने भेद है? 6, वर्तमान काल के 3। अब वर्तमान, इसकी डेफिनेशन देखिए, परिभाषा। वर्तमान काल का तो आपको मालूम है कि जिस कार्य के, जिस वाक्य में जिसका कार्य अभी चल रहा है उसमें चलने का बोध होता है। अभी मालूम हो रहा है कि वो पढ़ रही है, वो नाच रही है, वो खेल रही है, वो खा रही है, वो सो रही है, ये सारे शब्द हमको दिखाई दे रहे हैं, जिसका हमको अनुभव हो रहा है, तो वो है वर्तमान काल। और वर्तमान काल के 3 भेद में सामान्य वर्तमान काल में जिस क्रिया से कार्य का साधारण रूप वर्तमान काल में होना पाया जाए उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। यानी मैं खाता हूँ, लड़का पुस्तक पढ़ता है। और इतना ध्यान रखना, वर्तमान काल में है और हूँ का आना जाए, था, थे, हूँगा, करूँगा, जाऊँगा, ये शब्द नहीं आते उसमें है प्रेजेंट। अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया जिस रूप से क्रिया से होने में अपूर्णता प्रकट हो रही है उसको अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। मैं खा रहा हूँ, यानी अभी उसकी क्रिया क्या है? पूरी नहीं हुई, अभी भी उसका काम चालू है। मैं, लड़का पुस्तक पढ़ रहा है या मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो जिसमें अभी तक उसकी क्रिया चालू है, लेकिन वो कौन सा काल है? अपूर्ण वर्तमान काल, पूरा वर्तमान काल नहीं हुआ। मैंने पुस्तक पढ़ी, मैं जा रहा हूँ, ये सब हमारा सामान्य भूतकाल और पूर्ण भूतकाल होता है। और अपूर्ण भूतकाल में खा रहा है, खा रहा में उसकी क्रिया अभी भी चालू है। क्रिया संदिग्ध वर्तमान काल में क्रिया का वह रूप है जिससे वर्तमान काल में क्रिया में होने में संदेह पाया जाता है। ये कौन सी, इसकी परिभाषा क्या है? वर्तमान काल में क्रिया का होने में संदेह पाया जाता है। से लड़की जाती होंगी, डाउटफुल, जिसपे शंका आ रही है हमको, जाती होंगी, लड़का पुस्तक पढ़ रहा होगा, यानी क्रिया तो चालू है लेकिन फिर भी हमको डाउट है। हम बोलते हैं ना, अरे वो झूठ बोल रहा होगा, इसलिए उसको नहीं आने दिए, वो झूठ बोल रहा होगा, बोल तो रहा है वो, पर वो झूठ बोल रहा, हमारे मन में ऐसा संदेह आया, तो वह है संदिग्ध वर्तमान काल। इस तरह से भविष्य काल के भेद अगर पूछे तो 6 है, और वर्तमान काल के भेद पूछे 3 है। ऐसे क्वेश्चन कभी पूछेंगे, लेकिन फिर भी जानकारी के तौर पर हमें रखना है। फर्स्ट लैंग्वेज है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। भविष्य काल उदाहरण, भविष्य काल में क्या उदाहरण देखिए। सामान्य भविष्य, लड़का पुस्तक पढ़ेगा, इसमें भी इसके 4 है। भूतकाल के 6, वर्तमान काल के 3 और इसके 4, ऐसे इनके भेद बताए गए पूरे 13। तो पहला भेद है इसका भविष्य काल का, सामान्य भविष्य, सातत्य बोधक भविष्य, पूर्ण भविष्य, संभाव्य भविष्य, ये 4 नाम है। तो सामान्य भविष्य में क्या? लड़का पुस्तक पढ़ेगा, समझ, इजी वाक्य। सातत्य बोधक भविष्य, लड़का पुस्तक पढ़ता रहेगा, इसमें उसकी क्रिया चालू भी है और रहेगा भी। तीसरा पूर्ण भविष्य, लड़का पुस्तक पढ़ चुकेगा, लड़के ने खाना खा चुका, लड़के ने खाना खा चुका। ऐसे संभाव्य में आप पुस्तक पढ़े,
यानी आपको संभाव्य भविष्य में आप पुस्तक पढ़े नहीं, अभी पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ी भी नहीं, पढ़े। आने वाले समय के लिए जो वाक्य में बोध होता है उसको हम भविष्य काल कहते हैं, जिसमें क्रिया अभी चालू नहीं है, क्रिया चालू होने वाली है, और क्रिया होने में अभी समय लगता है, और उसी के अंदर अगर उसमें भी कुछ है तो सामान्य, सातत्य, पूर्ण, संभाव भविष्य को पढ़ चुके। इसमें किसी में भी क्रिया चालू है नहीं, खाली भविष्य के लिए होगा, इसीलिए इन चीज़ों को भविष्य काल के रूप में से कहा जाता है। तो देखिए, इस तरह से भविष्य काल के भेद में परिभाषा, क्रिया के जिस रूप में आने वाले समय का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। अभी नहीं हुआ, भी नहीं हो, भी नहीं रहा, आने वाला समय, कल हमको छुट्टी रहेंगी, अब आने वाले समय का बोध करा रहे, तो ये वाक्य क्या होता है, सामान्य भविष्य काल का होता है। अब इसमें सामान्य भविष्य कैसा होगा, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में सामान्य रूप से किसी क्रिया के होने का पता चले, जैसे आप खाएंगे, लड़का पुस्तक पढ़ेगा, जिसमें क्रिया का बोध हो रहा है, पढ़ नहीं रहा है, पढ़ेगा, खा नहीं रहा है, खाएगा, उसी वाक्य को हम लोग सामान्य भूतकाल भविष्यकाल बोलेंगे। अब पूर्ण भविष्यकाल में देखिए, क्रिया का वह रूप जिसमें आने वाले समय में क्रिया के होने से कोई संदेह नहीं पाया जाता है, वो पूर्ण भविष्यकाल कहलाता है। यानी बिल्कुल बिना डाउट के, जैसे लड़का पुस्तक पढ़ सकेगा, मैं खाना खा सकूंगा, इसमें क्रिया पूर्ण है और नो शंका, नो समाधान, क्रिया का पूर्ण है ऐसा हमको मालूम हो जाता है कि पढ़ सकेगा। यानी 100% हम बोलते हैं कि लड़का पुस्तक पढ़ सकेगा। अभी पढ़ नहीं रहा है, पढ़ा भी नहीं, लेकिन भविष्य में वो पढ़ सकेगा, तो इसीलिए इसको पूर्ण भविष्य कहते हैं। संभाव्य भविष्य काल में क्रिया के जिस रूप में आने वाले समय में होने वाले कार्य की संभावना हो उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। उदाहरण, रवि कल यहाँ आए, आप पुस्तक पढ़े, यानी अभी अभी ये कार्य हुआ नहीं, आने वाले समय का भी हमको बोध हो रहा है। कल, रवि कल यहाँ आओ, यानी हमने बता दिया समय। कल शब्द हमको क्या बता रहा है, आने वाला समय में ये क्रिया होंगी, आज नहीं हो रही, अभी नहीं हो रही, आने वाले समय में हो रही, इसीलिए रवि कल यहाँ आए, आप पुस्तक पढ़े। पुस्तक पढ़ भी नहीं रहा है और आपको प्रेरणा दे पुस्तक पढ़े, यानी आने वाले समय के लिए जो हमको मालूम हो जाता है उसको संभाव्य कहते हैं। इस तरह से आपने शब्द वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल और उसके अलावा कारक चिन्ह के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। आपको यह क्वेश्चन डेफिनेटली इनमें से आपको विथ आंसर के साथ रहता है, लेकिन फिर भी आप अपनी उधेड़ बुन से, कंफ्यूजन से आप गलत को मार्क कर देते हो, इससे आपका अंक चला जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप व्याकरण को पूरी तरह से समझने का कोशिश करिए। इसके के अलावा आपको मैं पुनः एक बार समास की संधि को तो आपको पता ही, इतना वो नहीं करते हैं, नाम नहीं पूछते, फिर भी संधि हमारे पास 3 है। पहले कौन सी है संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। अब इसी के अलावा हमारे पास ये जो समास बताया गया उसमें आपको नाम भी लिखना है और विग्रह भी करना है। तो आपको समास के बारे में जानकारी पहले संक्षिप्त में थोड़ी होनी चाहिए। समास शब्द का अर्थ है कि बड़े शब्दों को शॉर्ट में लिखना। जैसे राजा का पुत्र
उसको खाली राजपुत्र लिखे का को विलोप कर दिए, तो ये हो गया समास। समास यानी पास में लाना दोनों शब्दों को, जितना हो सके उसको छोटा करना। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार शब्द आया आपको तो उसको समास शब्द करिए, घुड़सवार। इस तरह से आपको समास का मतलब है कि शब्दों को सम कुछ अंश उसके छोटे करना चाहिए। अब इसको विग्रह करने पर इसके नाम बदल जाते हैं। कितने होते हैं समास हिंदी में? आपको बताया गया है कि हिंदी में समास होते हैं 6। उस समास को आपको समझना है। और ये क्वेश्चन ऐसा भी होता है, नाम भी लिखना है उसको, विग्रह के नाम भी बताते हैं, या आपके आंसर पेपर में, सॉरी क्वेश्चन पेपर में आपको ऐसा दिया जाएगा, पहले एक वर्ड देकर फिर नीचे उसको विग्रह करने पर ये क्या होगा और इसका नाम, ये और शब्द कौन से समास में कहलाता है, ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो देखिए, आपको पहले सुनना है, समझना है। हमारे पाठ्य पुस्तिका के आधार पर समास होते हैं 6। अब 6 शब्दों, 6 समास के अंदर हमें पहला समास है अवयवी समास। अवयवी समास के अंदर होता है जिसका पहला अक्षर प्रधान होता है। ये डेफिनेशन ध्यान में रखना, डेफिनेशन लिखना नहीं है वहां पर, लेकिन ये ध्यान में रहेगा तभी आप उसको सही आंसर को, सही उत्तर को जान सकते। उत्तर आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन डेफिनेशन के आधार पर आपको उसका आंसर उन चारों में से एक को बताना है। तो क्या करोगे बच्चों? तो बताना अवयवी समास, ये हमारा पहला अक्षर, जिसका पहला अक्षर प्रधान होता है, और पहला अक्षर में जैसे भरपेट, यथासंभव, आजीवन आदि ऐसे शब्द है। आ प्लस जीवन, भरपेट, भर प्लस पेट, पेट तो सबको ही है, लेकिन मैंने भरपेट खाना खाया, भर क्या हो गया, उसका पहला अक्षर क्या हो गया? प्रधान हो गया। शक्ति, सबके पास जब जन्म लिए तो हमारे पास शक्ति है, लेकिन यथाशक्ति, यथाशक्ति यानी शक्ति अनुसार, शक्ति के अनुसार। तो ये शब्द जिसके आमरण, आखिरी दम तक, मरते दम तक, तो जिसका पहला अक्षर प्रधान हो वो शब्द क्या होता है? अवयवी समास होता है। ये इसका डेफिनेशन। दूसरा आपके लिए तत्पुरुष समास बताया गया कि तत्पुरुष समास के अंदर परिभाषा को ध्यान में रखना है। बहुत बार बता चुकी हूं, पर जब तक डेफिनेशन नहीं समझ में आएगा तो आप उसका विग्रह बराबर नहीं कर सकते। अब तत्पुरुष समास में आपको दिया गया है राजपुत्र, रसोई घर, घुड़सवार, तो आपको इसको विग्रह करना है रसोई के लिए घर, क्योंकि इसके अंदर आपको कारक चिन्ह की उत्पत्ति ज्यादा होती है। विग्रह करने पर कारक की उत्पत्ति होती है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, का क्या हो गया? इसमें कारक हो गया। यानी इतना ध्यान, डेफिनेशन को ध्यान में रखना कि तत्पुरुष समास के अंदर विग्रह करने पर अगर कारक शब्द की उत्पत्ति होती हो तो वह समास तत्पुरुष समास ही कहलाता है। समझ में? अब जैसे मैंने बताया आपको घुड़सवार, अब इसमें कारक क्या लगा? पर, घोड़े पर सवार,
घोड़े में सवार नहीं बोलना है, घोड़े में सवार लिखे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। घोड़े पर सवार, पर क्या हो गया, उसका कारक चिन्ह हो गया। रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई का घर भी करेक्ट है, सही तरह से देखा जाए तो रसोई के लिए घर। ये घर है, ये कमरा है, लेकिन ये कमरा किसके लिए, रसोई के लिए, इसीलिए रसोई घर। अब उसके बाद ही आप देखिए कि ये तत्पुरुष समास आपको समझ में आ चुका होगा। रसोई के लिए घर, राजा का पुत्र, वन में वास, इसमें वनवास, वन में वास, पेड़ बंदर यानी झाड़ पर बंदर, पेड़ पर बंदर, पेड़ बंदर नहीं बोलेंगे हम लोग, झाड़ पर यानी पेड़ पर बंदर पर आना चाहिए। ऐसे शब्दों को बस इतना ध्यान रखना, इन शब्दों को विग्रह करने पर कारक चिन्ह की उत्पत्ति होती है। और कारक चिन्ह अभी मैंने आपको बताया था कि 8 होते हैं। उन 8 कारक चिन्हों के सहायता से ही वो तत्पुरुष समास बनता है। अब तीसरा आ गया आपको कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास का डेफिनेशन, इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। जैसे चरण कमल, यानी एक शब्द दूसरे शब्द का गुण विशेषता बताता है, वो शब्द कर्मधारय समास होता है। जैसे चरण कमल, विग्रह करने पर चरण रूपी कमल का, चरण तो सबको ही है, लेकिन उसकी चरण की उपमा किससे की है, कमल से की है। उसके कमल जैसे चरण, रूपी लिखो या जैसा लिखो, कमल जैसे चरण या चरण रूपी कमल, ऐसे शब्द। जैसे एक शब्द ऐसा है, देखिए बहुत ध्यान से, ऐसे आपको कंफ्यूज में आ जाते हैं आप लोग कि वह अगर एक शब्द है और उसको विग्रह करने के ऊपर डिपेंड है, वो कर्मधारय समास भी हो सकता है या बहुव्रीहि समास भी हो सकता है। अब जैसे नीलकंठ, इसका डेफिनेशन क्या है कर्मधारय समास का, कि जो शब्द एक शब्द के गुण को या विशेषता को बताता है वो शब्द कर्मधारय समास होता है। अब यहाँ पर आया शब्द नीलकंठ, अब इसको अगर विग्रह करो तो नीला कंठ, कंठ यानी गला, नीला यानी रंग, तो कंठ, नीला कंठ अगर लिखे आपने तो आपको समास का नाम लिखना है कर्मधारय समास, गलत नहीं है आपका। कंठ गर्दन, गला, और नीला, नील यानी नीला, नीला कंठ लिखे तो आपको आंसर देना है कर्मधारय समास। और अगर यही नीलकंठ को आपने कुछ शब्द जो कर्मधारय समास भी होते हैं और बहुव्रीहि समास भी होते हैं। अब बहुव्रीहि समास के अंदर कैसा कि तीसरा अर्थ निकलता है विग्रह करने पर। देखिए यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे हैं जो दोनों भी होते हैं, और आपने अगर उसका जिसका कंठ नीला हो और कर्मधारय लिखा तो आपका आधा अंक कट हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। नीला कंठ लिखकर बहुव्रीहि समास लिखा तो भी आपका आधा, नीला कंठ को आधा मार्क्स, नाम को आधा मार्क्स कट। पर यही एक समझने की बात है हमको कि यहाँ पर इनके दोनों भी शब्द होते हैं, नीला कंठ, नीलकंठ, नीलाकंठ।
अब नीला रंग इसका गुण बता रहा है, कंठ तो है, कंठ तो सबको है, पर इसका कंठ कैसा है, नीला, तो कर्मधारय समास, नीला कंठ लिखे तो कर्मधारय समास लिखना। और अगर जिसका कंठ नीला हो वो तीसरा व्यक्ति कौन है, विशेषण विशेष विशेष बन जाता है, तीसरा अर्थ निकलता है उसका कि वो कौन है नीला कंठ वाला, और वो है शिव जी, शंकर। क्योंकि शंकर ने उस मंथन से निकला हुआ जहर का विषपान पूरा किया था और उसका कंठ नीला हो चुका था, तो इसीलिए नीलकंठ, नीला कंठ हो जिसका या नीले कंठ वाला, तो लिखना है बहु ब्रीहि समास। अगर नीला कंठ लिखे तो कर्मधारय समास। आया समझ में आपको? दोनों भी होते हैं, लेकिन दोनों का आंसर आपके ऊपर डिपेंड है। आपने नीला प्लस कंठ लिखा तो कर्मधारय समास लिखिए। जिसका कंठ नीला हो उसका तीसरा अर्थ बताना है, फिर कौन है वो व्यक्ति। हम सबके गले हैं क्या कभी नीले? कोई विशेष व्यक्ति है वो, कौन है वो व्यक्ति? शंकर। यानी कर्मधारय बहुव्रीहि समास का डिफिनेशन क्या है और कर्मधारय समास का डिफिनेशन क्या है? कर्मधारय समास के अंदर जो पहला अक्षर दूसरे अक्षर के गुणों को बताता है वह क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। और जिसको विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है, जैसा जिसका कंठ नीला हो, जिसका जिसकी या वाला वाली, नीले कंठ वाला, वो कौन है? शंकर। तीसरा अर्थ निकला तो उसका समास होता है बहु ब्रीहि समास। ये समझ में ध्यान रखना, आपके ऊपर डिपेंड है। ये दोनों भी होते हैं, कर्मधारय भी होते हैं और बहुव्रीहि भी होते हैं, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड है आप इसको किसके ऊपर, किस कैसा आपने विग्रह किया। नीला कंठ निकला लिखा तो आपको कर्मधारय लिखना है। जिसका कंठ नीला हो वह शंकर, तो आपको लिखना है बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार से कर्मधारय समास का डेफिनेशन एक ही है कि जिसका पहला अक्षर प्रधान हो वह होता है कर्मधारय समास। आया समझ में? अब चौथा हमको देखना है, तीन आपने देख चुके हैं, चौथा में बहुत ही आसान है आपको, जिसमें सिर्फ एक ही बात आती है, द्वंद्व समास बोलते हैं उसको। द्वंद्व समास के अंदर सिर्फ एक ही बात है कि उसको आप विग्रह करने पर और की उत्पत्ति होती है, यानी एंड कैसा भी होने दो, वो एंड उसको अलग करने पर और आता है, वह द्वंद्व समास होता है। जैसे दाल रोटी, साग सब्जी, माता पिता, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, ऊपर नीचे। अब इस शब्दों को विग्रह करके नाम लिखिए तो ऊपर नीचे आपको लिखना है पाप और पुण्य, माता और पिता, भाई और बहन, ऊपर और नीचे, और आया उसको विग्रह करने पर तो वह एक ही है, द्वंद्व समास होता है। इसका इतना ही है, इसमें और कोई डिफिकल्टी नहीं आता आपको। विग्रह करने पर और की उत्पत्ति होती है और शब्द आता है तो वह शब्द क्या कहलाता है? व्याकरण की दृष्टि से क्या कहलाता है? द्वंद्व समास। समझ में? इतना ही, इसका तो इतना ही चाहिए। अब द्विगु समास और बहुव्रीहि समास को हम आने वाले पीरियड में हम उसकी चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि ये चार समास आपको शायद ठीक तरह से डेफिनेशन के साथ में आया होगा। पहला समास अव्ययभी समास, जिसका पहला अक्षर प्रधान हो।
ये है अव्ययी समास। जैसे जीवन आजीवन, आमरण, पहला अक्षर जिसका प्रधान हो। अनपढ़ में क्या है पहला अक्षर? अन। अन शब्द है, उसमें उपसर्ग है, तो ये है प्रत्यय, ये है अव्ययी समास, पहला अक्षर प्रधान होता है। दूसरा आपको बता दें तत्पुरुष समास, जिसमें कारक चिन्ह की उत्पत्ति होती है। ने, में, के, से, पर, के, लिए, के द्वारा, ये कारक चिन्ह लग जाते हैं, उसको अलग करने पर वो समास तत्पुरुष होता है। उसके बाद में आपको बताई मैंने कर्म धारय समास, जिसका पहला अक्षर प्रधान हो वह है कर्मधारय समास। और जिसको कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो कर्मधारय समास भी होते हैं, कुछ शब्द, पूरे नहीं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो कर्मधारय समास भी होता है। विग्रह करने पर अगर उसको दूसरी तरह से विग्रह किया तो आपका वो बहुव्रीहि समास भी हो सकता है, लेकिन उसका विग्रह बराबर करना है तभी आप उसको कर सकते हो, अन्यथा नहीं। इस तरह से हमने कर्मधारय अपना पहला अव्ययी समास, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय और चौथा द्वंद्व समास। द्वंद्व का बहुत आसान है, जिसमें और की उत्पत्ति होती है। अब दो आने वाले पीरियड में हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे, समझेंगे और लिखेंगे। इसी के साथ मैं आपको पाठ आपका क्लास समाप्त करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस व्याकरण को अच्छी तरह से सुना होगा, समझा होगा। और जो कोई शब्द न समझ में आए तो आप उसको अपने नोटबुक में नोट करिए, ताकि समक्ष मिलने पर हम उसके बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।